किसी को डेट करना, किसी से प्यार करना, हमारे लिए शायद ये सब करना या समझना नेचुरल होगा, लेकिन आयाना कोजी के लिए ये सब समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। किसी से प्यार कैसे करते हैं, किसी को पाने की तड़प क्या होती है, किसी को खोने का डर क्या होता है, इन्हीं सब इमोशंस को समझने के लिए आयाना कोजी ने कारुइजावा के साथ डेट करने का सोचा। उसने इस रिलेशनशिप से वो कुछ सीखा जो आप बस अपने लवर के साथ ही सीख सकते हैं। एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के साथ सोना, एक दूसरे के शरीर की गर्माहट को महसूस करना। लेकिन इस सब के बावजूद आयाना कोजी को अभी भी इस प्यार की फीलिंग, इस इमोशन के बारे में नहीं पता था। इसीलिए उसने इस इमोशन को समझने के लिए कारुइजावा से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो देखना चाहता था कि क्या कारुइजावा से दूर होकर वो इस प्यार के बारे में समझ पाएगा, इसकी तड़प को जान पाएगा। फाइनली आज शायद उसे अपने इन सवालों का जवाब मिल जाए। आयाना कोजी का तो पता नहीं, पर तुम लोगों को ये जवाब जरूर मिल जाएगा कि ये कारुइजावा और आयाना कोजी का रिलेशन चलेगा या नहीं। एनीवे, ये सेकंड ईयर वॉल्यूम 9.5 की पार्ट 2 की वीडियो है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखो। बाकी नई जनता आई है तो वीडियो देखो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और जो पुराने लोग हैं उन्हें थैंक यू कि इतने टाइम से मेरे साथ टिके हुए हैं। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। 28 दिसंबर सुबह 7 बजे आयाना कोजी नींद से उठकर देखता है कि उसके फोन पर कारुइजावा का मैसेज आया हुआ था, जिसमें वो बताती है कि अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। आयाना कोजी जवाब में उससे पूछता है कि उसका आज का प्लान क्या है। कारुइजावा उससे बताती है कि आज वो उससे मिल नहीं सकती क्योंकि आज वो सातो के साथ बाहर घूमने वाली है, क्योंकि सातो ने पूरा टाइम उसका ख्याल रखा, उसे सपोर्ट किया, सो वो उसे एक तरह से थैंक्स बोलना चाहती है। ये देख आयाना कोजी कहता है कि वो उसे रात को 9 बजे के करीब कॉल करेगा। वो उससे आने वाले दिनों के बारे में बात करना चाहता था। मैसेज करने के बाद आयाना कोजी सोचने लगता है कि आज वो क्या करे, क्या वो जिम जाए या फिर सारा दिन कमरे में बैठा रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो कमरे में ही रहेगा। उसे पता था कि कारुइजावा और सातो क्याकी मॉल जाएंगे, और अगर वो भी वहां हुआ तो हो सकता है कि वो दोनों उसे वहां देख नर्वस फील करें। सो वो ये बात कारुइजावा को मैसेज करके बताने ही लगता है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो देखता है कि ये नंबर रियून का था। आयाना कोजी एकदम से फोन नहीं उठाता। वो देखना चाहता था कि ये फोन कितनी देर तक रिंग करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कॉल पिक कर ही लेता है। आयाना कोजी के कॉल पिक करते ही रियून दूसरी ओर से चिल्लाता है, ओए फोन जल्दी उठाया कर। ये सुन आयाना कोजी कहता है कि वो बाथरूम में था, लेकिन रियून उसकी बात को इग्नोर करके कहता है कि वो उसे आधे घंटे में क्याकी मॉल की नॉर्थ एंट्रेंस में मिले। लेकिन रियून, मेरे प्लान्स का क्या, आज मेरा शेड्यूल काफी बिजी है। आयाना कोजी की ये बात सुन रियून कहता है कि रियोन कहता है कि उसके जो भी प्लान्स हैं वो कैंसिल करे और चुपचाप आधे घंटे में क्याकी मॉल पहुंचे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। बड़ा ही सेल्फिश आदमी है। ये सोचकर आयाना कोजी रियोन से मिलने के लिए रेडी होने लगता है। रास्ते में वो सोचने लगता है कि रियोन ने उसे क्यों बुलाया होगा। स्कूल ट्रिप के बाद से उनके बीच कुछ बात नहीं हुई या इंटरेक्शन नहीं हुई, और अभी तो विंटर वेकेशन चल रही है, सो कोई एग्जाम्स भी नहीं है। यही सब सोचता हुआ आयाना कोजी टाइम से क्याकी मॉल पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि रियोन की जगह वहाँ कासुरागी खड़ा था। आयाना कोजी को देख कासुरागी पूछता है कि क्या उसे भी रियोन की कॉल आई थी। ये सुन आयाना कोजी कहता है कि हाँ, कॉल तो आई थी, पर उसने हमें यहाँ बुलाया क्यों। कासुरागी कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, जब रियोन आए तो उससे पूछ लेना। वैसे भी वो बना रहा होगा कोई स्कीम। आई एम श्योर तुमने गेस कर ही लिया होगा आयाना कोजी। इसके बाद कासुरागी बताता है कि आजकल मैं रियोन से तुम्हारा नाम काफी सुन रहा हूँ, काफी प्रेस करता है वो तुम्हारी। कासुरागी की बात सुन आयाना कोजी थोड़ा हैरान होता है कि रियोन उसकी प्रेस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कासुरागी कहता है कि रियोन उसके बारे में काफी बातें करता है, जैसे कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं उसे क्रश कर दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। ये सब तुम्हारी प्रेज नहीं तो और क्या है आयाना कोजी। ये कहकर कासुरागी हल्का सा हंसता है। आयाना कोजी समझ जाता है कि कासुरागी उसके साथ बकचोदी कर रहा है। इसके बाद दोनों पिछले स्पेशल एग्जाम के बारे में बात करने लगते हैं। कासुरागी मानता है कि एग्जाम चाहे जैसा भी हो, इचिनोसे की क्लास पूरे एफर्ट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर एग्जाम को टैकल करती है। वो ये भी मानता है कि उनकी खुद की क्लास की एकेडमिक एबिलिटी शायद पूरे सेकंड ईयर में सबसे लो है। उसने पिछले एग्जाम में रियोन से कहा था कि वो ये फालतू की स्कीम्स की बजाय अपनी क्लास की एकेडमिक एबिलिटी पर ध्यान दे, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए कासुरागी सीक्रेटली कुछ स्टूडेंट्स को ट्यूशन देने लगता है, वो स्टूडेंट्स जिन्हें रियोन नजरअंदाज कर देता है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि रियोन वहां आ जाता है। उसे इतनी लेट आता देख कासुरागी कहता है कि एटलीस्ट वो लेट आने के लिए आयाना कोजी से तो माफी मांगे, लेकिन ऑफ कोर्स रियोन उसे इग्नोर कर देता है। आई डोंट केयर।
तुम लोग बस इतना शुक्र मनाओ कि मैंने तुम लोगों को न्यू ईयर के दिन नहीं बुलाया। ये कहकर वो अपनी पॉकेट से बर्गर निकालकर खाने लगता है। कासुरागी रियोन से कहता है कि पहले वो ये तो बताए कि उसने आयानो कोजी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। पूरा बर्गर खत्म करने के बाद रियोन कहता है कि उसे थर्ड ईयर के ग्रुप से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है, सो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। सुना है थर्ड सेमेस्टर में सभी सेकंड ईयर की क्लासेस के बीच एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। ये सुन कासुरागी कहता है कि हाँ, उसका मतलब थर्ड सेमेस्टर के एंड में होने वाले फाइनल एग्जाम से है ना, इसमें कुछ सरप्राइजिंग तो नहीं। लेकिन आयानो कोजी समझ आता है कि रियोन यहाँ क्या बात कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि 3 दिन पहले 25 दिसंबर को थर्ड ईयर की किरियुन से उसने सुना था कि थर्ड सेमेस्टर की शुरू में किसी तरह का स्पेशल एग्जाम हो सकता है जिसमें शायद कुछ एक्सपल्शंस भी हों। आयानो कोजी की यह बात सुन रियोन कहता है कि उसने भी उसी दिन ये बात सुनी थी, लेकिन थर्ड ईयर के मोमी यामा से। यह सब सुन कासुरागी डिस्कस करता है कि चलो ये बात अगर हम सच मान भी ले तो फिर तुम दोनों ने ये बात सेम ही दिन क्यों सुनी, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर। ये सुन रियोन और आयानो कोजी समझ जाते हैं कि स्कूल जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। होरिकिता की क्लास बी को थर्ड ईयर की क्लास बी की स्टूडेंट किरियुन से इन्फो मिली और रियोन की क्लास डी को थर्ड ईयर के क्लास डी के स्टूडेंट मोमियामा से। सो इसका मतलब साकाया नागी को ये इन्फो क्लास ए से और इचिनोसे को क्लास सी से मिली होगी। लेकिन कासुरागी को थोड़ा डाउट होता है कि शायद कोई अफवाह फैला रहा हो। आफ्टर ऑल अभी तो विंटर वेकेशन चल रही है ना। लेकिन ये सुन रियोन हंसता है और कहता है कि विंटर वेकेशंस में ये इन्फो मिलना ही इस बात का एविडेंस है कि ये इन्फॉर्मेशन कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है। अभी इन वेकेशंस में सभी स्टूडेंट्स रिलैक्स हैं, ऐसी अफवाह फैलाने का अभी कोई फायदा नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगली बैटल के लिए रेडी रहेंगे बस, ना उन पर कोई मेंटल प्रेशर होगा ना कोई टेंशन, क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं। यह सुन कासुरागी समझ आता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक तरह की वार्निंग है अगली बैटल के लिए रेडी रहने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन बस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई थी। लेकिन कासुरागी पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन होरिकिता की बजाय आयानो कोजी को क्यों दी गई। ये सुन रियोन डायरेक्ट बोलता है कि हाँ, सुजुने स्ट्रांग हो रही है, लेकिन इसमें कुछ अजीब नहीं अगर स्कूल और थर्ड ईयर आयानो कोजी को लीडर मान रहे हैं तो। आयानो कोजी सोचता है कि हो सकता है कि स्कूल ने थर्ड ईयर के लीडर्स को ये इन्फॉर्मेशन देने को बोला हो। किरियामा ने होरिकिता को ये बात बताने के बारे में सोचा होगा, लेकिन शायद किरियुन ने ये इन्फॉर्मेशन सुन ली होगी और खुद को वॉलंटियर किया होगा ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पर जो भी है उसे ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से होरिकिता को देनी होगी। इसके बाद तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि ये स्पेशल एग्जाम किस तरह का हो सकता है और किस टाइम पर होगा, जैसे कि पिछले साल का इन क्लास वोटिंग एग्जाम जिसमें साकाया नागी ने कासुरागी के सपोर्टर तोत्सुका को बाहर कर दिया था। रियोन मजे लेते हुए कहता है कि इस बार भी काफी लोग एक्सपेल होंगे, शायद 5 या 10 लोग। यह सुन कासुरागी उसे वार्निंग देता है कि वो भी टारगेट हो सकता है, पर रियोन को कोई डर नहीं था। वो कहता है कि अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो वो उसे मिट्टी में मिला देगा। आयानो कोजी और कासुरागी दोनों को यहाँ कुछ खटक रहा था। आयानो कोजी सोचता है कि अगर यहाँ पर आकर उन्हें बस एग्जाम के बारे में डिस्कशन ही करनी थी तो उन्हें ऐसे मिलने की जरूरत नहीं थी। तभी रियोन डिक्लेयर करता है कि अगर अगले स्पेशल एग्जाम में 1-on-1 मैच की पॉसिबिलिटी हुई तो वो साकाया नागी से डायरेक्ट फाइट करेगा। यह बात सुन कासुरागी का दिमाग चकरा जाता है। वो कहता है कि फाइनल एग्जाम में वो वैसे भी साकाया नागी से फाइट करने ही वाले हैं, क्या ये उसके लिए काफी नहीं। इवन होरिकिता भी अभी उससे फाइट करना नहीं चाहती होगी। वो कहता है कि उनके लिए साकाया नागी की क्लास सबसे खतरनाक क्लास है और अभी उससे फाइट करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रियोन फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि साकाया नागी को लगता है कि वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त हरा सकती है, लेकिन मैं उसका यह घमंड तोड़कर रहूंगा। लेकिन जब कासुरागी फिर से टोकता है तो रियोन कहता है कि ठीक है, तो फिर कौन कासुरागी, इचिनो से छोड़ो, वो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। रियोन की बात सुन आयानो कोजी समझ जाता है कि उसे भी पता चल चुका है कि इचिनो से बदल चुकी है। कासुरागी को शायद अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। आयानो कोजी पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि रियोन साकाया नागी से क्यों फाइट करना चाहता है। फर्क पड़ता है आयानो कोजी, कासुरागी कहता है। रियोन हमारा लीडर है, इसे अपने सेल्फिश रीजन छोड़ अपनी क्लास के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिसमें इसकी क्लास की जीत के चांसेस ज्यादा हों। इसके बाद तीनों केयाकी मॉल के आसपास घूमते रहते हैं। आयानो कोजी समझ जाता है कि आज वो जल्दी घर तो नहीं पहुंचने वाला। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। केयाकी मॉल की एंट्रेंस के पास कारुइजावा अकेली खड़ी उस खाली जगह की ओर देखती है जहां कुछ दिन पहले एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री खड़ा था। अब वो उस खाली जगह को बस उदास होकर देख रही थी। इतने में वहां उसकी दोस्त सातो आ जाती है। जब कारुइजावा बीमार थी तो सातो ने ही उसका ध्यान रखा था। उसे कुछ भी चाहिए होता था तो सातो उसे लाकर देती थी। जब वो अकेलापन फील करती थी तो सातो झट से उसके मैसेज का रिप्लाई करती थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझती थी। सो कारुइजावा अब उसे एक तरह से थैंक यू कहना चाहती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। सातो कारुइजावा को पूरी तरह से ठीक होता देख खुश थी। वो उससे पूछती है कि क्या उसने आयानो कोजी को बताया कि अब वो ठीक है। ये सुन कारुइजावा कहती है कि हाँ, उसने आज सुबह ही आयानो कोजी से बात की थी और उस
उसने कहा है कि वो आज रात को उससे बात करेगा उस प्रॉमिस के बारे में जो वो क्रिसमस के दिन पूरा नहीं कर पाए। ये सुन सातो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है, लेकिन कारुइजावा का उदास चेहरा देख वो समझ आती है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। सातो, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलेंगे तो जरूर, लेकिन उसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। कारुइजावा की ये बात सुन सातो थोड़ा घबरा जाती है। वो कहती है कि उन दोनों की फाइट बस एक छोटी सी फाइट ही थी ना, उसे नहीं पता था कि बात इतनी सीरियस है। उसके अकॉर्डिंग तो इस फाइट में आयानो कोजी गलत था, लेकिन वो नोटिस करती है कि कारुइजावा के माइंड में कोई और प्रॉब्लम चल रही है। सातो, मुझे लगता है शायद कियोताका को इचिनोसे से प्यार हो गया है। कारुइजावा की ये बात सुन सातो उसे समझाती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो इतना सब फालतू ना सोचे। ओके, सातो को लगता है कि उसने गलत टॉपिक छेड़ दिया, सो वो बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन कारुइजावा की नजरें अभी भी उस खाली जगह पर थी जहां क्रिसमस ट्री हुआ करता था। कारुइजावा सोचती है कि अगर वो बीमार ना हुई होती तो वो उस दिन आयानो कोजी के साथ क्रिसमस ट्री के पास फोटो क्लिक करवा रही होती, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। इधर सातो अपनी दोस्त को किसी तरह से खुश करना चाहती थी। वो कारुइजावा के दोनों कंधे पकड़कर कहती है कि चलो ये सब फालतू टेंशन छोड़ो, आज हम सब खूब मजे करेंगे। ओके, कारुइजावा सातो की आंखों में देखती है। वो देखती है कि कैसे उसकी दोस्त उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी परेशान कर रही है। उसने यहाँ सातो को थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था, ना कि और टेंशन देने के लिए। सो वो डिसाइड करती है कि वो अब ये फालतू बातें नहीं सोचेगी। कारुइजावा सातो का हाथ पकड़ मॉल में जाने लगती है। दोनों डिसाइड करते हैं आज वो सुबह से लेकर दोपहर तक खूब इंजॉय करेंगे। यार ये सातो कितनी अच्छी लड़की है ना। जब इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी एनिमे में तो मुझे लगा था होगी कोई साइड कैरेक्टर जो बस मेन कैरेक्टर को ग्लेज करेगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। वेल, रिजेक्ट तो हुई है, पर आई लाइक हर कैरेक्टर एंड हर रिलेशन विद कारुइजावा। इवन कि आयानो कोजी ने भी कहा था कि अगर वो व्हाइट रूम से ना होता और एक नॉर्मल स्टूडेंट होता तो वो जरूर सातो को हाँ बोलता और उसे डेट करता। वो तो अपने मन में ये तक कहता है कि ये सातो के कन्फेशन उसकी लाइफ का सबसे पहला कन्फेशन था और वो इस बात को हमेशा याद रखेगा। हाँ जी, सही सुना तुम लोगों ने। एनिमे में तो पता नहीं आयानो कोजी क्यों सिग्मा बना रहता है, लेकिन लाइट नॉवल में ऐसा कुछ नहीं था। वो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से सातो को रिजेक्ट करता है, ना कि एनिमे जैसे कि तुम मेरी स्माइल डिजर्व नहीं करती। सारा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया लड़के का। मेरे चाहे कम सब्सक्राइबर हों, पर ज़्यादातर सारे सब्सक्राइबर मैच्योर हैं। तुम लोगों को पता है कि आयानो कोजी लाइट नॉवल में कैसा है और एनिमे में कैसा है। नहीं तो भाई कुछ लोग तो सिग्मा आयानो कोजी को इतना पसंद करते हैं कि उन्हें कुछ और तो देखना ही नहीं। तुम लोगों को पता है ये सीजन 4 के अभी तक 4 एपिसोड आए हैं ना, और बच्चों के कमेंट पता कैसे आ रहे हैं, ये देखो। ये हाल है भाई, तभी मैं कुछ पॉपुलर बनाने का नहीं सोचता, वरना ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ। कम व्यूज और कम सब्सक्राइबर चलेंगे यार, मुझे बस तुम लोगों जैसे मैच्योर ऑडियंस चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर 3 लड़के मॉल के बाहर खाली इधर उधर घूम रहे थे। वैसे इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, पर जब ये 3 लड़के रियो एंड कासुरागी और आयानो कोजी हों तो ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान इस अजीब से कॉम्बिनेशन पर तो पड़ेगा ही ना। तीनों चलते चलते वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो सबसे पहले मिले थे। कासुरागी को लगता है कि अब ये डिस्कशन को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं, सो वो वहां से चले जाता है। अब बस रियोन और आयानो कोजी बचे थे। आयानो कोजी सोचता है कि उसे भी अब चलना चाहिए कि तभी रियोन कहता है कि वो क्याकी मॉल जा रहा है। तुम क्या करोगे आयानो कोजी, मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ डेट पर चलोगे? यह कहकर रियोन अपना हाथ आयानो कोजी की ओर करता है। Come to Papa. वेल, आयानो कोजी गे नहीं है, सो वो मना कर देता है। वैसे भी सातो और कारुइजावा मॉल में होंगी तो वो उनके बीच में नहीं आना चाहता था, सो रियोन भी वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि उन दोनों के बीच की फाइट 3rd ईयर से स्टार्ट होगी। एनीवे, आयानो कोजी वैसे उन तीनों के साथ बस छोटी सी वॉक के लिए ही गया था, लेकिन वो किसी वजह से थका थका महसूस कर रहा था। इतना थका महसूस तो वो जिम में 1 घंटा लगाकर भी फील नहीं करता। वेल, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। ये सोचकर आयानो कोजी वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सोचता है कि क्यों ना उसके पीछे चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। थोड़ा सा चलने के बाद आयानो कोजी क्याकी मॉल के बाहर की दीवार के पास लगी वेंडिंग मशीन के पास आकर खड़ा हो जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे आयानो कोजी कोई ड्रिंक खरीद रहा हो, लेकिन वो वेंडिंग मशीन के बीच के गैप को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो यामामुरा? अपना नाम सुन यामामुरा घबरा जाती है। तुम पिछले 10 मिनट से मेरा पीछा कर रही हो, राइट? पहले तो उस पेड़ के पीछे छुपी थी और अब यहाँ पर। यामामुरा पहले तो कुछ बहाना बनाने की सोचती है, लेकिन फिर वो गिव अप कर देती है। तो
तुम्हें कैसे पता चला? यामामुरा का ये सवाल सुन आयानो कोजी सोच में पड़ जाता है। I mean, उसके लिए ये एक नॉर्मल बात थी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने लायक था ही नहीं। वो सोचता है कि अगर वो पहले जैसा होता तो शायद यामामुरा पर ध्यान नहीं देता, लेकिन स्कूल ट्रिप में उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब वो उसे थोड़ा बहुत जान गया है। वो उसके लिए साकाया नागी की क्लास की लड़की से अब यामामुरा मिकी बन चुकी थी, जिसे वो जानता था। उसे पता था कि वो उसकी और रियोन की बातें छुपकर सुन रही थी। वो चाहता तो रियोन को बता सकता था, लेकिन ऐसा करने पर वो ये इंडिकेशन देता कि वो रियोन की साइड पर है, जो कि वो करना नहीं चाहता था। रिलैक्स यामामुरा, मुझे नहीं लगता रियोन और कासुरागी को तुम्हारे बारे में पता है। यामामुरा को यकीन नहीं होता, उसे लग रहा था कि रियोन उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। आयानो कोजी भी इस बात को मानता है कि रियोन उसके लिए ट्रैप सेट कर रहा था, लेकिन जब उसकी जाल में कोई फंसा नहीं तो उसने गिव अप कर दिया और वो वहां से चला गया। आयानो कोजी को भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि रियोन उसका पीछा कर रहा था। सो यामामुरा अभी के लिए सेफ थी। वेल यामामुरा, सच बताऊं तो मैं श्योर नहीं था कि मैं तुम्हारे पास आऊं भी या नहीं, लेकिन हम स्कूल ट्रिप में एक साथ है तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं हेलो तो बोल ही सकता हूँ। ये सुन यामामुरा पूछती है कि तुम जानना नहीं चाहते कि मैं रियोन का पीछा क्यों कर रही थी? नहीं, मुझे नहीं जानना यामामुरा, आयानो कोजी कहता है। एंड डोंट वरी, मैं रियोन को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन आयानो कोजी, तुम तो उन दोनों के साथ काफी फ्रेंडली लग रहे थे। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं लग रहा था कि तुम उन्हें अपना दुश्मन मानते हो। तुम क्या रियोन की साइड हो? यामामुरा पूछती है। ये सुन आयानो कोजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ना रियोन की साइड है ना ही साकाया नागी की साइड, बट हाँ वो उस पर इस बात को लेकर ट्रस्ट कर सकती है कि वो उसके बारे में रियोन को कुछ नहीं बताएगा। आयानो कोजी अभी कुछ और कहने ही वाला था कि उसके पीछे से हल्की तालियों की आवाज आती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था आयानो कोजी, तुमने इस चूहे को ढूंढने में मेरी काफी मदद की। गुड वर्क। गैस वो कुतिया साकाया नागी ने तुम्हें मेरे पीछे छोड़ा। हाँ एनीवे, तुम्हारा पीछा करने का मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था आयानो कोजी। तुम जैसे चालाक इंसान ने भी सिर्फ इसलिए अपना गार्ड डाउन कर दिया क्योंकि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, है ना? रियोन यहाँ पर बिल्कुल सही था। आयानो कोजी पूरा कॉन्फिडेंट था कि अगर कोई भी उसका पीछा कर रहा होगा तो वो उन्हें नोटिस कर ही लेगा, लेकिन रियोन ने उसे यहाँ चकमा दे दिया। जहाँ से रियोन और आयानो कोजी अलग हुए थे वहां से बस दो ही रास्ते थे, या तो वो कियाकी मॉल की तरफ जाता या फिर स्कूल और डॉम्स की तरफ जाता। रियोन तो ऑलरेडी कियाकी मॉल के अंदर जा चुका था, सो अगर वो बाद में काफी दूरी बनाकर उसे फॉलो करता या फिर थोड़ा वेट करने के बाद उसे फॉलो करता तो थोड़े टाइम के बाद नेचुरली रियोन आयानो कोजी के पास आ ही जाता। आयानो कोजी चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर कोई उसे डायरेक्टली फॉलो ही नहीं कर रहा तो वह किसी को कैसे रोक सकता है। इसलिए रियोन ने जाने से पहले आयानो कोजी से पूछा था कि मैं तो कियाकी मॉल जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे आयानो कोजी? ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो जान सके कि आयानो कोजी कौन सा रास्ता चूज करेगा। ऊपर से आयानो कोजी को सामने से कासुरागी भी आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कासुरागी भी इस प्लान में शामिल था कि बाय चांस रियोन पकड़ा जाए तो कासुरागी तो होगा ही। वाह, वेल डन रियोन। सही में यार, पहली बार स्कूल में आयानो कोजी को किसी ने चकमा दिया होगा। आयानो कोजी के लिए भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे शाबाश, लड़का बड़ा हो रहा है। एनीवे, कासुरागी काफी हैरान था, उसे नहीं लगा था कि साकाया नागी और यामामुरा के बीच में कोई कनेक्शन होगा। रियोन आयानो कोजी से कहता है कि उसका आज का रोल खत्म हो चुका है और वो यहाँ से जा सकता है। अगर साकाया नागी को लगता है कि वो मुझे ऐसे छुपकर या मुझ पर नजर रखकर मुझे हरा सकती है तो मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो यामामुरा की ओर देखता है और कहता है कि चलो आज तुम मैं और थोड़ी देर के लिए एक साथ घूमते हैं। लेकिन तभी कासुरागी रियोन को रोक देता है। क्या कर रहे हो कासुरागी? हमने फाइनली साकाया नागी के स्पाई को पकड़ लिया है, इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, वरना इसे पकड़ने का क्या फायदा? लेकिन कासुरागी कहता है कि ऐसे धमकियां देने का कोई फायदा नहीं, उनके लिए इतना काफी है कि उन्हें यामामुरा के रोल के बारे में अब पता है। वो यामामुरा की ओर देखता है और उसे वहां से जाने को कहता है। बेचारी यामामुरा डरी सहमी सी वहां से जाने लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स रियोन उसे ऐसे तो जाने देगा नहीं। रुक। रियोन की आवाज सुनते ही यामामुरा सहमी सी वहीं खड़ी हो जाती है। तुम्हारे बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। रियोन की ये बात सुनकर यामामुरा चौंक जाती है और पूछती है कि क्यों तुम किसी को नहीं बताओगे? क्योंकि तुम कितनी पैथेटिक दिख रही हो इसलिए। और वैसे भी अगर साकाया नागी को पता चल गया कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है तो वो तुम्हारा क्या करेगी तुम्हें अच्छे से पता है। हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, समझी? इससे साकाया नागी की नजर में तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी। मुझ पर बिलीव करना हो तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। और हाँ, अगर तुम्हें मुंह बंद रखना नहीं आता तो जाकर कह देना अपनी बॉस से कि अगर मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो खुद अकेले मेरे कमरे में कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। हाँ, अगर उसमें दम है
तो रियोन की ये बात सुनकर यामामुरा चुपचाप वहां से चले जाती है। उसके जाते ही कासुरागी गुस्से से रियोन की ओर आता है। रियोन, तुम बिल्कुल एक जंगली आदमी की तरह हो, तुम्हारी ये पसंद बिल्कुल भी तारीफ के लायक नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन साकाया नागी एक बच्ची है, वो इस तरह की लड़की नहीं जिसे तुम हाथ लगा सको। कासुरागी की ये बात सुन बेचारा रियोन हक्का बक्का सा रह जाता है। आयानोकोजी भी सोच रहा था कि भाई इसे क्या हो गया। असल में रियोन का ये कहना कि मेरे कमरे में वो अकेली आ सकती है, ये बात रियोन ने मजाक में कही थी, लेकिन कासुरागी को ये बात खटक गई। ये सब सुन रियोन कहता है कि क्या ये क्या बक रहे हो मादर। रियोन कहता है कि ये वो क्या बकवास कर रहा है, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मुझे उस एटीट्यूड से भरी लड़की में कोई इंटरेस्ट है, और मेरी कोई ऐसी पसंद नहीं है। ओके एनीवे, वो साकाया नागी हमारी एज की तो है नहीं। ये सुन कासुरागी थोड़ी देर के लिए पुतला बन जाता है। उसे फाइनली समझ में आ जाता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो रियोन, इट्स जस्ट वो छोटी सी दिखती है तो काफी यंग लगती है, वो तो मेरी छोटी बहन से भी छोटी दिखती है। सो बात यहाँ ये थी कि वो साकाया नागी को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जरूर मानता था, लेकिन वो एक बड़ा भाई भी था। कासुरागी को साकाया नागी में अपनी छोटी बहन दिखती थी, सो वो इसी वजह से रियोन की बात सुन वो भड़क गया। एनीवे, रियोन कहता है कि जहां तक उसकी पसंद का मामला है तो उसे ना तो कोई ऐसी फ्लैशी, ना ज्यादा प्लेन, ना ज्यादा बड़ी, ना छोटी लड़की चाहिए। नॉर्मल उसके लिए बेस्ट है। वाह, नया फन फैक्ट पता लगा रियोन के बारे में। चलो इसके बाद सब जाने लगते हैं। आयानोकोजी क्याकी मॉल की ओर जाने लगता है तो रियोन उससे पूछता है कि वो वापस अपने कमरे में नहीं जा रहा था क्या। आयानोकोजी कहता है कि मॉल से बाहर जाने के काफी सारे रास्ते हैं, वो नहीं चाहता कि रियोन उसका फिर से पीछा करे। यह सुन रियोन हंसता हंसता वहां से चला जाता है। आयानोकोजी क्याकी मॉल एंटर करता है और यामामुरा को ढूंढने लगता है। वो सोचने लगता है कि यामामुरा कहाँ होगी। वो मॉल के रेस्ट एरिया के पास की वेंडिंग मशीन्स के पास जाता है जहाँ कोई नहीं था। वो हल्के कदमों से वहां पहुंचकर वेंडिंग मशीन के पीछे देखता है और लो, यामामुरा वहां छुपकर हाथ में आइस टी की बोतल लिए बैठी हुई थी। हाँ, तो तुम सही में यहाँ पर थी। आयानोकोजी को देखकर वो घबरा जाती है। तो तुम्हें कैसे पता चला? ये कहकर वो अपनी पॉकेट चेक करने लगती है। अरे नहीं, मैंने तुम पर कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं लगाया है, डरो मत, आयानोकोजी कहता है। वो उठकर आसपास देखती है कि कहीं रियोन वगैरह तो नहीं है। तुम्हें मुझसे काम था आयानोकोजी? वेल यामामुरा, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। अगर मैं पहले तुम्हें आवाज नहीं लगाता तो रियोन तुम्हें ढूंढ नहीं पाता, मेरी वजह से तुम फंस गई। आई एम सॉरी। पर यामामुरा कहती है कि इसमें उसके कोई गलती नहीं, उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वो बताती है कि उसने सबके बारे में साकाया नागी को बता दिया है, शायद अब उसका रोल खत्म हो चुका है। ये सुन आयानोकोजी कहता है कि वो उसकी किसी न किसी तरह से हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि आयानोकोजी के अकॉर्डिंग कासुरागी के जैसा रिएक्शन था उसे देखकर ऐसा लगा कि कासुरागी को यामामुरा के रिगार्डिंग कोई आइडिया ही नहीं था। साकाया नागी के लिए यामामुरा एक एसेट थी। रियोन की नजर में अब यामामुरा आ चुकी थी। ये सब ना होता अगर आयानोकोजी उसे ना बुलाता तो। सो कह सकते हैं कि यामामुरा सिर्फ आयानोकोजी की वजह से फंसी। आयानोकोजी यामामुरा से कहता है कि आगे फ्यूचर में अगर वो कभी भी मुसीबत में हो तो वो उसके पास आकर बात कर सकती है, वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। ये सुन यामामुरा उसकी सजेशन को मान लेती है। ये कहकर आयानोकोजी वहां से जाने ही लगता है कि वो कारुइजावा और सातो को आते हुए देखता है। वो झट से यामामुरा के साथ वेंडिंग मशीन के पीछे छुप जाता है। आयानोकोजी को ऐसा करते देख बेचारी यामामुरा चौंक जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कुछ हुआ होगा, सो वो भी छुप जाती है। वैसे तो वो थोड़ा दूर थे, लेकिन इससे पहले कि आयानोकोजी चैन की सांस लेता, वो दोनों वेंडिंग मशीन के पास वाली बेंच के पास बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। अब वहां से निकलने का एक ही रास्ता था जो सातो और कारुइजावा के पास से होकर जाता था। सो वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं कि उनका टॉपिक अब आयानोकोजी पर आ जाता है। आयानोकोजी नोटिस करता है कि यामामुरा काफी मजे से सब सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी रेस्ट खत्म हो जाती है और वो दोनों वहां से चले जाती है। थोड़े टाइम के बाद आयानोकोजी और यामामुरा वहां से बाहर निकलते हैं। आयानोकोजी, मुझे नहीं पता था तुम दोनों की बीच लड़ाई चल रही है, सो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप जरूर करना, ओके। ये सुन आयानोकोजी कहता है कि आई गेस इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की स्पेशलिस्ट को भी कुछ चीजें नहीं पता होती हैं। ये सुन यामामुरा हल्का सा मुस्कुराने लगती है। इसके बाद यामामुरा बताती है कि असल में उसने साकाया नागी को अभी कुछ नहीं बताया है। उसे पता है कि इस सब के बारे में साकाया नागी को पता चलना चाहिए, पर वो घबराती है कि कहीं वो उसके लिए अब यूजफुल ना रहे, जिसके बाद वो उसे किनारे फेंक देगी। वो सोचने लगती है कि क्या उसे चुप रहना चाहिए या साकाया नागी को सब बता देना चाहिए, लेकिन आयानोकोजी उसे एडवाइस देता है कि उसे साकाया नागी को सब सच बता देना चाहिए। यामामुरा कहती है कि उसके पास रियोन के प्रॉमिस पर बिलीव करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जब तक सच बाहर नहीं आ जाता तब तक सब
ऐसा चलता रहेगा, या शायद हो सकता है कि रियन पहले ही एक्सपेल हो जाए, फिर तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ना। लेकिन आयानोकोजी कहता है कि ऐसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। रियन बस उसका यूज कर रहा है और जरूरत पड़ने पर वो जरूर सब एक्सपोज कर देगा। अगर वो बाय चांस एक्सपेल हो भी जाता है तब भी ये बात बाहर आने के काफी चांसेस हैं। यामामुरा, इतनी आसानी से लोगों को अपना फायदा मत उठाने दो, ओके? मैं नहीं चाहता तुम एक्सपेल हो जाओ, इसलिए मेरी ये एडवाइस मान लो। लेकिन आयानोकोजी, क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं ना। ये सुन आयानोकोजी कहता है कि वो स्कूल ट्रिप के टाइम पर पार्टनर्स थे, इतना काफी है। ये सुन यामामुरा थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, फिर वो अपना फोन ओपन कर साकायानागी को सब मैसेज कर देती है। ये सब करके वो आयानोकोजी को थैंक यू बोल वहां से चले जाती है। यामामुरा के जाने के बाद आयानोकोजी सोचता है कि इससे बात करना कितना इजी है। आयानोकोजी सच में नहीं चाहता था कि यामामुरा एक्सपेल हो, इसमें उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं था। उसे लगता नहीं कि साकायानागी उसे ज्यादा कुछ बोलेगी, पर वो फिर भी कुछ दिनों के लिए यामामुरा पर नजर रखने की सोचता है। इसके बाद वो होरिकिता को मैसेज करके वो स्पेशल एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देकर मॉल से चला जाता है। उसी शाम को आयानोकोजी अपने कमरे में बैठा बड़े प्यार से एक पैकेज खोल रहा था जो कि बस अभी अभी उसे डिलीवर हुआ था। जी हाँ, फाइनली आयानोकोजी के हाथों में अब योगर्ट मेकर था। अब भाई साहब मजे से दही बनाएंगे। आयानोकोजी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, मशीन चलाना सीखता है। ये सब करने के बाद वो दूध और दही के पैकेट लाकर मशीन यूज करने लगता है। अब वो कैसे और कितनी क्वांटिटी डालता है वो सब मैं नहीं बताने वाला, बस सब कुछ करके वो उसे 9 घंटे का टाइमर लगा देता है। ठीक सुबह 6 बजे उसका दही तैयार हो जाएगा। कल सुबह आयानोकोजी मजे से अपने हाथों से बना दही खाएगा। एनीवे, ये सब करने के बाद वो कारुइजावा को कॉल करने ही लगता है कि उसी वक्त सातो की कॉल आ जाती है। आयानोकोजी के कॉल उठाने के बाद सातो उससे कारुइजावा के बारे में बात करती है। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो कारुइजावा से पैचअप करेगा या नहीं। आयानोकोजी बताता है कि वो बस कारुइजावा को कॉल करने ही वाला था और वो उससे पैचअप करना चाहता है। ये सुन सातो एकदम खुश हो जाती है। इसके बाद सातो कॉल कट करने ही लगती है कि आयानोकोजी उसे रोक देता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सातो। हाँ, ये सच है कि एज ए बॉयफ्रेंड मैं कारुइजावा को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इतना काफी नहीं है। आयानोकोजी की बात सुन सातो उसकी बात का मतलब पूछती है। आयानोकोजी कहता है कि किसी को नहीं पता कि कब किस टाइप की प्रॉब्लम उनके सामने आ जाए। प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, चाहे रोमांटिक रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो या चाहे एक्सपल्शन, चाहे तुम्हें सब कुछ कितना ही सेफ क्यों ना लग रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसलिए सातो एज ए फ्रेंड नहीं, एज हर बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कारुइजावा को सपोर्ट करना होगा। ऑफ कोर्स कारुइजावा भी तुम्हारे लिए ऐसा करेगी। इसके बदले में मैं भी प्रॉमिस करता हूँ सातो कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ तुम कारुइजावा को ना बचा सको, तब तुम्हारी जगह मैं उसे बचाऊंगा। ये सुन सातो कहती है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है। ये सुन आयानोकोजी कहता है कि ऑफ कोर्स यू कैन ट्रस्ट मी। अभी के लिए यह मैटर नहीं करता था कि आयानोकोजी की असली इंटेंशंस क्या है। अभी के लिए बस इतना काफी था कि सातो को लगे कि वो किसी बात पर एग्री करते हैं। इवन कल को अगर आयानोकोजी बिना सोचे कारुइजावा को अपनी जिंदगी से फेंक देता है तब भी सातो कारुइजावा को सपोर्ट करेगी, उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी के लिए कारुइजावा को एक रोल प्ले करना था। होरिकिता की क्लास को मेंटेन रखने के लिए कारुइजावा एक बहुत जरूरी पीस थी। इसके बाद कॉल कट करके आयानोकोजी उस खाली कमरे में बैठा रहता है। उसे अपनी मेंटल स्टेट में एक चेंज नजर आता है। दूसरों को मैनिपुलेट करना आयानोकोजी को लगने लगा था कि शायद यही उसके लिए असली फन है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जो कह रहा है वो सच है या झूठ। उल्टा उसे तो उन लोगों में भी मजा आ रहा था जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। सच बोलूं तो वो धोखा खाने के लिए भी तैयार था। वो चाहता था कि कोई उसे चकमा दे, उसे मैनिपुलेट करे। वो लोगों को जानना चाहता था, उनके बारे में सीखना चाहता था और वो चाहता था कि लोग उसके बारे में भी जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग, या फिर कोई ऐसा बड़ा दुश्मन जिससे वो पहले कभी ना मिला हो। उसे लग रहा था कि अगर वो किसी ऐसे बड़े ओपोनेंट को कंट्रोल कर पाए तो असली मजा तब आएगा। वैसे आयानोकोजी ने एक बात और नोटिस की थी कि सातो धीरे धीरे पहले से काफी समझदार और कॉम्पिटेंट होती जा रही है। सिर्फ एक फोन कॉल से वो समझ गया था कि लड़की अब मैच्योर हो रही है। वेल, इसके बाद वो कारुइजावा को कॉल लगाता है। आज 29 दिसंबर का दिन था। आयानोकोजी ने दोपहर 3 बजे कारुइजावा से मिलने का प्लान बनाया था। उतनी देर तक वो अपने कमरे में बैठा कभी टीवी देखता, कभी इंटरनेट चलाता या कभी गाने सुनता। 3 बजने से 20 मिनट पहले वो अपने कमरे से निकलकर कियाकी मॉल की ओर जाने लगता है। रास्ते में आयानोकोजी सोचने लगता है कि ये डेटिंग और प्यार का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी के हिसाब से डेटिंग का मतलब था रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट विद ए लवर। ये तो सिंपल था। अभी मेरा और कारुइजावा का रिलेशन इस लाइन से समझा जा सकता था, पर मेरे लिए
प्रॉब्लम तब आई जब मैंने लव की डेफिनेशन देखी, ए फीलिंग ऑफ रोमांटिक यर्निंग, यानी कि एक रोमांटिक फीलिंग के लिए तड़प। क्या मैं ये फीलिंग और ये तड़प के बारे में आज जान पाऊंगा? इस स्कूल में मैंने कई तरह के इमोशंस डिस्कवर किए, क्लासेस, दोस्तों के साथ बातें करना, टीचर्स के साथ बात करना, शॉपिंग, घूमना फिरना। इस सब के साथ साथ मैंने कई इंटरेस्टिंग चीजें सीखी, जैसे कि कौन सा काम करना फन है या किस चीज को करने से अच्छा नहीं लगता, क्या चीज टेस्टी है या क्या नहीं है। इससे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। कारुइजावा के साथ इतना टाइम स्पेंड करके मैंने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम बस तभी इकट्ठी कर सकते हो जब तुम्हारा कोई लवर हो, जैसे कि कैसे बातें करना, डेट कैसे करना, एक दूसरे के साथ सोना, उनके शरीर की गर्माहट को महसूस करना। लेकिन इतना सब होने के बाद क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस तड़प को, इस फीलिंग को समझ लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये इमोशन, इस फीलिंग को अभी तक नहीं समझा है। मेरा दिल अभी भी किसी भी तरह से धड़का नहीं है। शायद इसी एहसास को मैं अंदर ही अंदर हर दिन लगातार ढूंढता रहता हूँ। एनीवे, वक्त आ गया है डिसाइड करने का कि ये रिलेशन और कितनी देर चलेगा। कारुइजावा एक ऐसी लड़की है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है। मैंने इस बात का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल किया, लेकिन अब वो मेरे ऊपर डिपेंड है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा गोल कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मुझे कारुइजावा की इस डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा। क्या मैं उसके साथ ब्रेकअप करने से पहले हेजिटेट करूंगा? अगर उसके साथ ब्रेकअप करने पर मुझे रिग्रेट हुआ तो शायद मैं उस फीलिंग को प्यार कह सकता हूँ। एनीवे, 3 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे, लेकिन कारुइजावा पहले से वहां खड़ी थी। शायद उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने मुझे आता हुआ देखा नहीं। तुम जल्दी नहीं आ गई? मेरी आवाज सुनकर कारुइजावा सरप्राइज होती है। उसके चेहरे पर वैसी ही खुशी नहीं थी जैसी हमेशा डेट पर जाने से पहले होती थी। आज उसके चेहरे पर एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और घबराहट दिख रही थी। उसका हालचाल पूछने के बाद और कुछ इधर उधर बातें करने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरे सवालों का खुलकर जवाब नहीं दे रही थी। मैं कारुइजावा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा हो गया। इचिनोसे के साथ हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कारुइजावा। तुम्हारा गुस्सा करना जायज था। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नहीं कियोताका, मैंने तुम्हें काफी कुछ सुनाया। नहीं कारुइजावा, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे काफी पहले माफी मांगना चाहता था पर लेट हो गया। ये कहकर मैंने अपनी पॉकेट में से एक बॉक्स निकाला। ये क्या है कियोताका? ये तुम्हारा लेट क्रिसमस प्रेजेंट है कारुइजावा। ये देख। वो धीरे से मेरे हाथ से वो बॉक्स लेती है और उसे खोलती है। बॉक्स के अंदर एक सुंदर सा नेकलेस था। वो उस नेकलेस को थोड़ी देर देखकर फिर चौंक कर मुझे देखती है। ये क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था कि मुझे ये नेकलेस चाहिए कियोताका? कारुइजावा, तुम्हारे बिना बताए ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हें ये नेकलेस चाहिए। मैंने देखा था तुम्हें अपने फोन में ये नेकलेस देखते हुए। ये सुन कारुइजावा हाथ में नेकलेस लिए वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। क्या मेरी चॉइस गलत थी कारुइजावा? नहीं कियोताका, इट्स परफेक्ट। ये कोई सपना तो नहीं है ना? कारुइजावा इतनी खुश थी कि वो वहीं बिना किसी की परवाह किए रोने लगती है। मैं समझ गया था कि अब इस टाइम पर वो मुझ पर पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी है। अगर मैं उसे कुछ ऐसा करने को कहूँ जो वो ना करना चाहती हो, तब भी वो मेरे लिए वो काम करेगी। लेकिन मैं अभी ये रिलेशन खत्म नहीं करूंगा। एक बड़ी सी स्माइल के साथ कारुइजावा अपना हाथ मेरे हाथ में रखती है। अब सब पहले जैसा हो जाएगा ना कियोताका? ऑफ कोर्स कारुइजावा, सब पहले जैसा हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। ये सुन कारुइजावा खुशी से हंसती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए बड़ी सी स्माइल करती है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड कारुइजावा के साथ ये रिलेशन ठीक कर लिया था। ये एक खुशी की बात थी, लेकिन फिर क्यों? मेरे दिल में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही। क्या मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं? क्या मुझे उसके साथ खुश होकर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कारुइजावा, मैं खुश हूँ कि हमने पैचअप कर लिया। झूठ, अब सब पहले जैसा हो जाएगा। सफ़ेद झूठ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वजह से मैं उदास नहीं था। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करता रहूँगा। अगर कारुइजावा नहीं तो कोई और सही। मैं बार बार ऐसा करता रहूँगा, बार बार लोगों से ऐसे रिलेशन तोड़ता रहूँगा तो एक दिन जरूर मैं समझ पाऊँगा कि ये प्यार क्या होता है। हो सकता है कि मैं भी खुद को अकेला पाऊँ, मैं टूट जाऊँ या रोने लगूँ। मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी डिज़ायर्स अब और ज़्यादा बढ़ रही थी। अभी भी सीखने के लिए काफ़ी कुछ था। सो मैं कारुइजावा के साथ ये रिलेशन अभी के लिए जारी रखूंगा। इसके बाद आयानोकोजी कैरियोके जाने की सजेशन देता है। वो दोनों वहां जाने लगते हैं कि आयानोकोजी को रेस्ट एरिया की और वेंडिंग मशीन दिखती है। वो सोचने लगता है कि क्या आज यामामुरा यहाँ होगी। कारुइजावा अपने पैचअप की खबर सातो को देने के लिए उसे फोन करती है। तब तक आयानोकोजी उस वेंडिंग मशीन की ओर जाता है। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि यामामुरा यहाँ होगी। वो तो बस एमी चेक करने के लिए आया था। लेकिन लो, मैडम आज भी यहीं बैठी थी। तुम यहीं रहती हो क्या यामामुरा? आयानोकोजी का सवाल सुन यामामुरा हल्का सा हंसती है। तो तुमने कारुइजावा के साथ
साथ पैचअप कर लिया। हाँ, तुमने सुन लिया था? ऑफ कोर्स आयानको जी, मेरी यही तो खासियत है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए, कहीं कारुइजावा को शक ना हो जाए। ये सुन आयानको जी वहां से चले जाता है। इसके बाद कारुइजावा और आयानको जी दोनों कैरियोके के लिए चले जाते हैं। आज 4 जनवरी का दिन था और आज स्कूल शुरू होने का पहला दिन था। आयानको जी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म डालकर लाइब्रेरी जाने लगता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई स्टूडेंट नहीं था और ना ही कोई लाइब्रेरियन। एनीवे, अब वो यहाँ आ ही गया था तो वो सोचता है कि क्यों ना कोई बुक ब्राउज कर ली जाए। वो अपना टाइम पास कर ही रहा होता है कि उसे पीछे से हियोरी की आवाज आती है। हैप्पी न्यू ईयर आयानको जी। हैप्पी न्यू ईयर हियोरी। काफी टाइम हो गया हमें ऐसे लाइब्रेरी में मिले नहीं। हाँ, तुमने सही कहा आयानको जी। और कुछ नया चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? हियोरी पूछती है। बस वही पुराना सब, तुम बताओ। वेल, साल के आखिरी दिनों में मुझे कोल्ड हो गया था, पर थैंक गॉड फ्लू नहीं हुआ, सो मैं 2 दिन में ठीक हो गई थी। बस ऐसे ही दोनों थोड़ी देर कैजुअली बात करते हैं, जिसके बाद आयानको जी कहता है कि वो दोनों लाइब्रेरी में है तो क्यों ना हियोरी उसे कोई बुक रिकमेंड करे, क्योंकि उसे पता है कि हियोरी की रिकमेंडेशन अच्छी ही होगी। हियोरी उसे 1-2 बुक्स रिकमेंड करती है, लेकिन आयानको जी ने वो बुक्स पहले ही पढ़ रखी थी। जिसके बाद हियोरी उसे एक राइटर कामिनाई सुशी की बुक रिकमेंड करती है। आयानको जी ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। हियोरी बताती है कि ये राइटर कोई फेमस राइटर नहीं है और ना ही उसकी इतनी बुक्स बिकी हैं। ये कहकर वो हल्की सी स्माइल करती है। आयानको जी को लगा था कि वो उसे उस राइटर की बुक रिकमेंड करेगी, पर वो उसे मिस्ट्री कैटेगरी की कोई 3 बुक्स देती है। जिसके बाद थोड़ी देर और बात करने के बाद आयानको जी लाइब्रेरी से चला जाता है। अभी उसे लाइब्रेरी से गए कुछ टाइम ही हुआ था कि हियोरी भागते भागते उसके पास आती है। वो उसे एक पेपर बैग पकड़ाती है जिसमें एक बुक थी। आयानको जी समझ जाता है कि ये बुक लाइब्रेरी की बुक नहीं है, ये मेरी फेवरेट बुक है आयानको जी। मैं चाहती थी कि तुम ये बुक पढ़ो अगर तुम चाहो तो। हियोरी की बात सुन आयानको जी पूछता है कि क्या ये उसी राइटर की बुक है जिसकी वो बात कर रही थी। ये सुन हियोरी कहती है कि हाँ, ये उसी की बुक है और वो ये बुक उसे ऐसे गिफ्ट देना चाहती है। आई थिंक मुझे तुम्हारे इंटरेस्ट का थोड़ा आइडिया हो गया है आयानको जी, सो मुझे लगता है कि तुम्हें ये बुक पसंद आएगी। आयानको जी उसे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है और उसे बाय बोलकर वहां से चले जाता है। जाते जाते वो नोटिस करता है कि जैसे हियोरी उसे जाने नहीं देना चाहती थी, पर उसे लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, सो वो वहां से चले जाता है। आयानको जी स्कूल एंट्रेंस की ओर पहुंचता है कि वो अपने 2 क्लासमेट्स को बातें करते हुए देखता है। ओह आयानको जी, तुम आज स्कूल क्या कर रहे हो? सूडो अपने बास्केटबॉल की यूनिफॉर्म पहने कहता है। हैप्पी न्यू ईयर आयानको जी। हिराता आयानको जी को देखकर कहता है, जो अपनी सॉकर की यूनिफॉर्म में था। सभी एक दूसरे को विश करते हैं, जिसके बाद हिराता उसे कारुइजावा के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि कारुइजावा और आयानको जी के बीच कुछ चल रहा है। ओहो, किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या? सूडो डायरेक्टली पूछता है। आयानको जी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनके बीच सब ऑलरेडी ठीक हो चुका है। ये सुन हिराता खुश होता है। दूसरी ओर बेचारा सूडो जेलस था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुन आयानको जी पूछता है कि ओनोडेरा के साथ उसकी कोई बात नहीं बनी। ये सुन सूडो घबरा जाता है कि वो हिराता के सामने क्या बात कर रहा है, लेकिन आयानको जी कहता है कि हिराता को पहले से ही सब पता है। हिराता कहता है कि उसने नोटिस किया कि ओनोडेरा सूडो को आजकल कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही है। ये सुन सूडो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ओनोडेरा और वो बस एक दोस्त है और कुछ नहीं। शायद ओनोडेरा को लेकर सूडो के दिल में अभी फीलिंग्स नहीं आई थी। एनीवे, तीनों कैंटीन में जाकर बैठकर लंच करने लगते हैं। बातों ही बातों में सूडो बताता है कि कुछ दिन पहले उसके साथ कुछ अजीब हुआ। सेकंड ईयर की कोई लड़की थी जो उससे अजीब से सवाल पूछ रही थी कि मैंने कब से स्टडी करना शुरू किया, मैं पहले स्टडी क्यों नहीं करता था, ऐसा कुछ। शायद वो जानना चाहती थी कि मेरी OAA स्कोर अचानक से इतनी क्यों हो गई। ये सुन आयानको जी कहता है कि इसमें कुछ बुरा तो नहीं, वैसे भी कोई लड़की आपसे कुछ पूछे उसमें अच्छा ही लगेगा ना। ये सुन सूडो कहता है कि ऐसा नहीं है, हाँ वो बाहर से क्यूट थी पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे लड़ना चाहती हो। इसमें कुछ रोमांटिक ही नहीं था, मैं तो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था फ्रैंकली। ये सुन आयानको जी पूछता है कि वो लड़की कौन थी, पर सूडो को नहीं पता था। उसे हर लड़की का नाम थोड़ा पता होगा। हिराता उसे OAA एप्लीकेशन चेक करने को कहता है, लेकिन सूडो मना कर देता है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो अकेला वॉशरूम चले जाता है। अब आयानको जी और हिराता अकेले थे। हिराता आयानको जी को बताता है कि उसने फर्स्ट ईयर के बास्केटबॉल क्लब से सुना है कि वो सूडो को काफी अच्छा सीनियर मानते हैं। सूडो अपने जूनियर्स की काफी केयर करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो तो उसे अपना आइडल मानते हैं। ये सुन आयानको जी कहता है कि अगर सूडो ऐसे ही अच्छे से बास्केटबॉल खेलता रहा और अपनी स्टडीज पर ध्यान देता रहा तो फ्यूचर में लड़कियां उसे अकेला नहीं छोड़ेंगी। वेल आयानको जी, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, पर कुछ फर्स्ट ईयर की लड़कियां मुझसे उसका फोन नंबर मांग रही थी। हिराता कहता है, अच्छा
ये सुन सूडो तो खुशी के मारे रो ही पड़ेगा। आयाना कोजी की ये बात सुन हिराता कहता है कि वो बिना सूडो की परमिशन के नंबर तो नहीं दे सकता। ऊपर से जब उसने सूडो को ये बताया तो उसने सोचा कि वो लड़कियां बस उसका मजा ले रही हैं और कुछ नहीं। सो वो हिराता को नंबर देने से मना कर देता है। बेचारे सूडो को पता ही नहीं था कि अब उसका टाइम आ गया है। थोड़े टाइम के बाद हिराता आयाना कोजी से कहता है कि उसने नोटिस किया कि उसकी इतनी बुक्स में से बस एक ही बुक में कवर चढ़ा है। ये सुन आयाना कोजी कहता है कि ये एक गिफ्ट है। तुम रियूएन की क्लास की शीना हियोरी को जानते हो राइट? हम दोनों को रीडिंग करना पसंद है। सो उसने मुझे ये बुक रिकमेंड की। हमारे टेस्ट सिमिलर हैं तो उसने कहा कि ये बुक इंटरेस्टिंग है। सो अभी तक हिराता काफी शांत और नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन आयाना कोजी की ये बात सुन उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ जाती है, जैसे कि वो किसी बात को लेकर डिससेटिस्फाइड हो। क्या हुआ, सब ठीक? आयाना कोजी पूछता है। नहीं नहीं कुछ नहीं। वेल हिराता बोल तो रहा था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन थी। इसके बाद दोनों काफी टाइम चुप रहते हैं तो आयाना कोजी बात बदलने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि थर्ड ईयर के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचना होगा, तो आगे के क्या प्लान है उसके। हिराता जवाब देता है कि वो श्योर नहीं है। क्लासेस से वो ग्रेजुएट होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं, और शायद उसके पेरेंट्स उसे यूनिवर्सिटी जाने को कहें। उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही वो कुछ फाइनल करेगा। तुम क्या करोगे कियोताका? तुम कॉलेज जाओगे? आयाना कोजी बहाना बनाता है कि उसने कुछ डिसाइड नहीं किया, शायद कॉलेज या फिर जॉब। असल में उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। एनीवे थोड़ी देर चुप रहने के बाद हिराता पूछता है कि आयाना कोजी क्या तुम और शीना क्लोज हो? ये सुन आयाना कोजी कहता है कि हियोरी के साथ पता नहीं, एटलीस्ट आई थिंक कि हमारा इंटरेस्ट सेम है तो हम काइंड ऑफ रीडिंग बडीज हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं आयाना कोजी, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस था क्योंकि तुम उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हो ना। अपनी क्लास के बाहर किसी और को फर्स्ट नेम से बुलाते मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम कब से उसे उसके पहले नाम से बुला रहे हो? ये सुन आयाना कोजी सोच में पड़ जाता है। कब से? पता नहीं, मैं श्योर नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद मैं कब से उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा हूँ। एक्चुअली में आयाना कोजी बिना रियलाइज किए हियोरी को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा था। वो सोचने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि वो ऐसा हियोरी से मिलने के कुछ टाइम बाद से ही करना शुरू हो गया था। उसके ब्रेन ने ये बात नोटिस ही नहीं करी थी। हिराता पूछता है कि ऐसा कुछ खास इवेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से तुम उसे फर्स्ट नेम बेसिस पर बुलाना शुरू हुए, राइट? ये सुन आयाना कोजी कहता है कि हाँ, ऐसा कोई डीप रीजन तो नहीं इसमें। आई गेस मेरे नोटिस करने से पहले ही मैं उसे हियोरी बुलाने लगा। क्यों, कुछ गलत किया क्या मैंने? ये सुन हिराता कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होना अच्छी बात है। हिराता की ये बात सुन आयाना कोजी सोचता है कि जनरली हाँ, मतलब कुछ एक्सेप्शन होती हैं और कुछ एक्सेप्शंस अभी हिराता के दिमाग में चल रही थी। खैर इसके बाद दोनों इस बारे में कोई बात ना करके सूडो की वेट करने लगते हैं। हाँ जी, तो जिस किसी को ये फर्स्ट नेम वाली बात समझ में नहीं आई वो मेरी पिछली वीडियो देखो, खासकर वो होरिकिता के क्लास के स्टूडेंट्स की मीटिंग वाला पार्ट। वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब। सो इस पूरी कन्वर्सेशन में दो चीजें नोटिस करने वाली थी यार। पहली ये कि हिराता को इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो हियोरी के क्लोज है। आई मीन इसमें क्या ही गलत हो गया, उसके भी दूसरी क्लासेस में कुछ फ्रेंड्स होंगे ही, और हियोरी ऐसी लड़की नहीं है जिसका नाम खराब हो जैसे कि रियोन वगैरह का खराब है। सो पता नहीं क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में। एनीवे दूसरी बात ये नोटिस करने वाली थी कि आयाना कोजी को पता ही नहीं चला कि वो कब से हियोरी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। हिराता को वो उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है योस्के बुलाकर। हाँ, मैं नई वीडियो में बोलता क्योंकि योस्के कितनों को समझ आएगा, पर जनरली आयाना कोजी उसे फर्स्ट नेम से बुलाता है। वो भी तब जब उन दोनों के बीच दोस्ती हुई और उसने क्लास इन वोटिंग के टाइम पर जब हिराता डिप्रेशन में था तब उसकी हेल्प की थी। इतना बड़ा इवेंट होने के बाद दोनों फर्स्ट नेम बेसिस पर हुए। दूसरी ओर कारुइजावा को भी वो फर्स्ट नेम बेसिस पर बुलाता है। ऑफ कोर्स वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, पर हियोरी के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये भी नहीं कि हिराता जैसे बड़ी गहरी दोस्ती होने के बाद उसने हियोरी बोलना स्टार्ट किया। सो क्या लगता है तुम लोगों को, क्या रीजन हो सकता है? प्यार, फ्रेंडशिप, या जस्ट ऐसे ही? क्योंकि आयाना कोजी ने ऐसा किसी और के साथ कभी किया नहीं। बाकी मुझे कुछ स्पॉइलर नहीं देना, बस देखते रहो मेरी वीडियो। इसके बाद आयाना कोजी अपने कमरे की ओर निकल पड़ता है, ये सोचकर कि वो आज बुक्स रीड करेगा कि उसे पीछे से एक लड़की आवाज लगाती है। आयाना कोजी पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की बड़ा सा स्कार्फ बांधे उससे बात करना चाहती थी। OAA ऐप की वजह से आयाना कोजी को सभी स्टूडेंट्स के नाम और एबिलिटीज पता थी। ये लड़की है साकाया नागी की क्लास की स्टूडेंट मोरिशिता आई। उसकी OAA स्कोर्स कुछ ऐसी थी, एक मॉडल स्टूडेंट। ओवरऑल एबिलिटी के स्कोर्स के अकॉर्डिंग वो अबव एवरेज थी। ऑलराइट, रुको 2 मिनट, मुझे इस लड़की के बारे में बात करनी है क्योंकि भाई इस लड़की को जब भी स्क्रीन टाइम मिलेगा ना, ये तो या तो तुम लोगों की फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगी या फिर ये लड़की तुम लोगों को पसंद ही नहीं आएगी।
भाई भाई ये लड़की आयानो कोजी का इतनी बार चूतिया काटती है ना कि पूछो ही ना। मेरी तो फेवरेट है यार, बाकी तुम लोग जज करना। हाँ, इसका एक गिमिक है कि ये सभी लोगों को, चाहे अपनी क्लास के लोग हों या दूसरी के, ये उन सबको उनका पूरा नाम लेकर बुलाती है। चलो तुम लोग नोटिस कर ही लोगे। एनीवे, मोरिशिता उससे पूछती है कि तुम आयानो कोजी कियोताका हो राइट? आयानो कोजी हाँ में जवाब देता है। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वो उसे कहीं और चलने को कहती है जहाँ ज्यादा लोग ना हो। वो उसकी हाँ या ना जाने बिना ही चलने लगती है। बेचारा आयानो कोजी था तो वेला ही, सो चल पड़ता है उसके पीछे। हम पहले कभी मिले हैं क्या? आयानो कोजी पूछता है। नहीं, हमने पहले कभी बात नहीं की है, मोरिशिता जवाब देती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोकेशन तक पहुंचते हैं। सो आयानो कोजी पूछता है कि ठीक है, अब हमने लोकेशन चेंज कर ली है, सो क्या बात करनी थी तुम्हें? ये सुन मोरिशिता कहती है कि पता नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। क्या ये अजीब है कि मैंने तुम्हें इस तरह से बुलाया? आयानो कोजी कियोताका, मोरिशिता कहती है। आयानो कोजी नोटिस करता है कि ये तो उसका पूरा नाम लेकर उससे बात कर रही थी। वेल हाँ, थोड़ा अजीब तो है। आई मीन हमारा पहले कोई कांटेक्ट नहीं हुआ ना, ऊपर से ऐसे कोई लड़की बुलाए तो मैं दूसरे वे में भी सोच सकता हूँ ना, आयानो कोजी जवाब देता है। आयानो कोजी जानबूझकर ऐसे थोड़ा सजेस्टिव वे में बात करता है, ये रोमांटिक टाइप हिंट देता है सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए। उसे लगा था वो नाराज वगैरह होगी, पर वो बिल्कुल शांत थी। आयानो कोजी की बात सुन मोरिशिता कहती है कि वो सिर्फ अकेला नहीं जिससे उसने इस तरीके से बुलाया है। अभी कल ही मैंने सुडोकेन से बात की और उससे पिछले दिन कोएंजी रोकुसुके से। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मोरिशिता की ये बात सुन आयानो कोजी को सुडो की बात याद आती है कि कैसे कोई लड़की उससे उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रही थी। आयानो कोजी समझ जाता है कि क्यों सुडो ने मोरिशिता को क्यूट कहा। आयानो कोजी को भी वो फिजिकली क्यूट लगती है, पर वो समझ आता है कि क्यों सुडो कह रहा था कि इस सब में कुछ रोमांटिक नहीं है। मोरिशिता कहती है कि वो इस विंटर वेकेशन में उसकी क्लास के बारे में जानना चाहती थी, बस इसलिए वो ऐसा कर रही थी। और हाँ, कोएंजी रोकुसुके ने ऑलरेडी मुझसे ये पूछ लिया था, लेकिन तुम्हें भी मैं बता दूं कि मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ना कि मुझे कोई ऑर्डर मिला है। ये सुन आयानो कोजी कहता है कि उसे लगा था कि क्लास ए के स्टूडेंट्स बस साकाया नागी के ऑर्डर पर चलते हैं। ये सुन मोरिशिता कहती है कि उसे सबके बारे में नहीं पता, वो दूसरों के साथ अपने थॉट शेयर नहीं करती है। आयानो कोजी कियोताका, जैसे तुम्हारी क्लास रैंक्स में ऊपर बढ़कर क्लास ए पर नजर रख रही है, वैसे ही हमारी क्लास भी तुम्हारी क्लास पर ध्यान रख रही है, बस इसी वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ। मोरिशिता की ये एक्सप्लेनेशन सुनकर आयानो कोजी कहता है कि हाँ, उसकी क्लास बी की रेपुटेशन काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर उसे इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो वो हमारी क्लास की लीडर होरिकिता से बात क्यों नहीं करती? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका नंबर दे सकता हूँ। आयानो कोजी अपना फोन निकालता है, लेकिन मोरिशिता मना कर देती है। मैंने भी यही सोचा था आयानो कोजी कियोताका, लेकिन मेरे आसपास के लोग तुम पर काफी नजर रख रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्लास बी की सक्सेस के पीछे तुम्हारा हाथ है। अच्छा, तो ये बात है, आयानो कोजी सोचता है। सो मुझसे डायरेक्टली बात करके तुम्हें कोई रिजल्ट मिला? ऐसा कोई सवाल जिसका मुझे जवाब देना हो? आयानो कोजी पूछता है। नो नीड, मोरिशिता कहती है। मैं समझ चुकी हूँ आयानो कोजी कियोताका कि तुम हमारी क्लास के लिए एक खतरा हो। ये सुन आयानो कोजी पूछता है कि तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची? ये सुन मोरिशिता बड़ी सेटिस्फैक्शन से कहती है कि ये उसकी एनालिसिस का रिजल्ट था, चलो मुझे और भी लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है। ये कहकर मोरिशिता वहां से चले जाती है। उसको जाता देख आयानो कोजी वाज लाइक, ये था क्या? बड़ी अजीब लड़की है। विंटर वेकेशन खत्म होने में बस 2 दिन बचे थे। इन दिनों में आयानो कोजी ने काफी कुछ किया और देखा, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ रह गया है जो वो इस विंटर वेकेशन में करना चाहता था। यही कि ये जो हियोरी से उसे गिफ्ट मिला है वो इसके बदले में उसके लिए क्या करे। काफी दिनों की सरखपाई के बाद उसे एक आइडिया आता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले एक छोटा सा काम करना होगा। इचिनो से जैसी मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से ना हो, इसलिए आयानो कोजी पहले से ही सारी बात कारुइजावा को बता देता है। कारुइजावा वैसे इस सबसे खुश नहीं थी, पर पूरा रीजन और आयानो कोजी की इंटेंशन समझने के बाद वो थोड़ा नखरे और एक किस के बाद उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे से निकल जाता है। कियाकी मॉल की एंट्रेंस पर पहुंचकर आयानो कोजी को वहां हियोरी खड़ी दिखती है। थैंक यू आयानो कोजी, आज मुझे इनवाइट करने के लिए, हियोरी स्माइल के साथ कहती है। आयानो कोजी ने लाइब्रेरियन से सुना था कि हियोरी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमती फिरती नहीं, वो ज्यादातर लाइब्रेरी में ही घूमती थी। सो वो सोचता है कि ऐसे अकेले 3rd सेमेस्टर की शुरुआत करना अच्छा नहीं होगा। सो वो उसे आज घूमने फिरने के लिए इन्वाइट करता है। हियोरी उससे पूछती है
है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो आयानो जी सिंपल जवाब देता है कि वो बस उसे इनवाइट करना चाहता था। मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें इस बुक के लिए प्रॉपर्ली थैंक्स कैसे बोलूं, इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन बिताऊं हियोरी, ऐसा दिन जो तुम्हें खुश करे। ये सुन हियोरी स्माइल करती है। आयानो जी समझ जाता है कि हियोरी जैसी वेल बिहेव्ड और सेंसिबल लड़की को यही लगेगा कि मैं उस पर दया दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरा इन्विटेशन रिजेक्ट नहीं किया। सो आज मैं अपने एक्शन से उसकी ये थिंकिंग चेंज कर दूंगा। वैसे आयानो जी कारुजावा इस सब से ओके है? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक लड़की के साथ अकेला छोड़कर खुश होगी, हियोरी पूछती है। आयानो जी जवाब देता है कि पहले तो वो भी साथ में चलने को कह रही थी, वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर इतना मजा नहीं आता, ऊपर से ये तुम्हारे लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होता हियोरी। तो आयानो जी फिर तुमने उसे कैसे मनाया, हियोरी पूछती है। मैंने उसे एक बुक पढ़ने को कहा ताकि तुम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ कॉमन हो। ये सुन हियोरी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वेल तुम समझ ही गई होगी हियोरी की क्या हुआ होगा। सो एनीवे मैंने उससे प्रॉपर परमिशन ली है। ये सुन हियोरी बस एक प्यारी सी स्माइल देती है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए कियाकी मॉल के अंदर जाते हैं कि तभी एक लड़की उन दोनों के पास आती है। वाह, नई साल की शुरुआत बड़ी बेशर्मी से कर रहे हो तुम। ये लड़की साकाया नागी की क्लास की स्टूडेंट कामुरो थी, जो आयानो जी को ऐसे देख रही थी जैसे उसने पता नहीं क्या गंदा सा कुछ देख लिया हो। हियोरी कामुरो के पास जाकर उसे हेलो बोलती है, पर कामुरो उसे इग्नोर कर आयानो जी से कहती है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें कारुजावा के साथ डेट पर देखा और आज तुम किसी नई लड़के के साथ घूम रहे हो, और कारुजावा और ये शीना दोनों अलग अलग टाइप के लोग हैं, तुम सोच क्या रहे हो। ये सुन हियोरी और आयानो जी सब क्लियर कर देते हैं। हियोरी बताती है कि आयानो जी ने उसे बस एज ए फ्रेंड टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया है, लेकिन फिर भी कामुरो का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता और वो कहती है कि रीजन चाहे जो भी हो, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना। ये सुन आयानो जी आर्ग्यू करता है कि फिर तो ऐसे एक लड़का और लड़की कभी दोस्त ही नहीं बन सकते। ये सुन कामुरो कहती है कि उन दोनों की वाइब ही ऐसी लग रही है, दूर से ही देखने पर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वेल ये कामुरो की अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन थी, पर वो कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। आयानो जी की जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी उसमें से वो हियोरी की काफी रिस्पेक्ट करता था। उसकी सेम आयानो जी जैसी हॉबी थी और वो काफी नॉलेजेबल भी थी, और सबसे खास बात कि वो जरूरत से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। दोनों एक तरह से सेम वेवलेंथ पर थे। दूसरी तरफ हियोरी भी आयानो जी को कुछ ऐसा ही देखती थी, तो दूसरे लोगों का ऐसा सब सोचना अनरीजनेबल नहीं था। एनीवे कामुरो तुम यहाँ तक बस हमें वार्निंग देने के लिए आई हो, आयानो जी पूछता है। नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है आयानो जी, लेकिन ये कहकर वो हियोरी की ओर देखती है। ये इशारा करती है कि इसके सामने बात करना ठीक है, पर आयानो जी और हियोरी दोनों को इससे कोई इशू नहीं था। सो कामुरो आयानो जी से पूछती है कि वो क्या चाल चल रहा है, आजकल वो क्लास ए में क्या तांग झांक कर रहा है। ये सुन आयानो जी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं। लेकिन तुम मोरिशिता की बात कर रही हो क्या? आयानो जी को अचानक याद आता है। तो तुम्हें पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ आयानो जी? किसी ने तुम दोनों को बात करते हुए देखा। वो क्लास के बाहर ऐसे किसी से बात नहीं करती, सो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कामुरो बताती है। वेल आयानो जी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी, पर आई नो तुम मेरी बातों से कन्विंस तो होने वाली नहीं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कामुरो कि तुम क्लास ए के लिए कुछ करोगी, आयानो जी कहता है। हाँ, अगर इस मैटर में तुम इन्वॉल्व ना होते आयानो जी तो मैं बिल्कुल भी ध्यान न देती। तुम ही एक ऐसे हो जो साकाया नागी पर असर डाल सकते हो, कामुरो कहती है। ये सुन आयानो जी कहता है कि उसे नहीं लगा था वो साकाया नागी की फिक्र करेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो तुम उससे नफरत करती थी ना? हाँ, आई गेस 1 साल तक एक साथ रहने पर कुछ चेंजेस आ गई होंगी, नहीं? आयानो जी कहता है। अपने आप से कहानियां बनाना बंद करो, कामुरो चिढ़ते हुए कहती है। एनीवे लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है शीना। जब मैं आयानो जी से बात कर रही थी तो तुम्हारे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, कामुरो हियोरी की ओर देखकर कहती है। ये सुन हियोरी कहती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं, वो दोनों प्राइवेट बात कर रहे थे तो उसने कुछ सुनना ठीक नहीं समझा। ये सुन कामुरो चुप हो जाती है। कामुरो एक्चुअली में हियोरी से किसी न किसी तरह का कोई रिएक्शन चाहती थी। ऑफ कोर्स हियोरी ने सब सुना ही होगा क्योंकि वो साथ में तो खड़ी थी, लेकिन हियोरी एक चालाक लड़की थी, वो जानबूझकर बेवकूफ बनने की एक्टिंग करती है। कामुरो कुछ और कहने ही लगती है कि इतने में हाशिमोतो कितो के साथ वहां आ जाता है। ओहो, क्या चल रहा है इधर? यार सच बताऊं तो जब मैंने आयानो जी को इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों के बीच में देखा ना, तो मेरे दिल में जो जलन हुई ना, क्या ही बताऊं। आई मीन शीना और कामुरो। आयानो जी बड़ी पारखी नजर है तुम्हारी। क्यों, मैंने सही कहा ना? की तो एनीवे हम 2 अकेले लड़कों को भी शामिल कर लो यार, हाशिमोतो कहता है। ये सुन कामुरो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है कि हाशिमोतो उसे रोककर उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो वहां से जाने की बजाय उससे दूर खड़ी हो जाती है। वेल हाशिमोतो जिस तरह का लड़का था वो पीछे तो हटता नहीं। आयानो जी हियोरी से उसकी सजेशन पूछता है, पर इससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो उल्टा क्लास ए के स्टूडेंट से
बात करने की ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मान रही थी। एनीवे, हाशिमोतो उन्हें किसी अच्छी जगह ले जाने की सोचता है। वो कैरियोके सजेस्ट करता है, लेकिन कामुरो गुस्से से मना कर देती है। ये सुन हियोरी कामुरो से पूछती है कि क्या उसे कैरियोके नहीं पसंद। ये सुन कामुरो चिढ़ते हुए कहती है कि मुझसे हर छोटी चीज का रीजन मत पूछो। कितो जो आयानो कोजी के साथ चल रहा था वो धीरे से कहता है कि वो बेसुरी है। शट अप कितो, पीछे से कामुरो कहती है। ये सुन कितो फिर से धीरे से कहता है कि हाँ, उसके कान भी काफी तेज हैं। मैंने ये भी सुन लिया कितो, आयानो कोजी को फालतू चीजें बताना बंद करो। कामुरो फिर से चीखती है। एनीवे, कितो आयानो कोजी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है और उसे धीरे से चलने का इशारा करता है। जब सब उन दोनों से थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो कितो आयानो कोजी से पूछता है कि क्या हाशिमोतो और कामुरो से तंग कर रहे हैं। ये सुन आयानो कोजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी हियोरी एंजॉय कर रही है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे वो कितो के इस बिहेवियर से थोड़ा सरप्राइज था। वो उससे पूछता है कि रियोन के मुकाबले तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ अलग होता है, इसलिए कि तुम अभी भी मुझे अपना दुश्मन नहीं मानते, है ना। ये सुन कितो कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो सब पर गुस्सा करता रहता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। जब तक सामने वाला प्रॉपर बिहेव करेगा तब तक मैं भी सेम ही बिहेव करूंगा। इतने में हाशिमोतो हियोरी से पूछता है कि उसका आयानो कोजी के साथ क्या रिलेशन है। हियोरी उसे बताती है कि वो बस फ्रेंड्स ही हैं। अच्छा, सो इसका मतलब तुम सिंगल हो, राइट। हाशिमोतो का ये सवाल सुन कामुरो पूछती है कि क्या वो सही में इस सिचुएशन में लड़कियां पटा रहा है। यह सुन हाशिमोतो कहता है कि अगर दोनों सिंगल है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, या फिर तुम्हें जलन हो रही है कामुरो। यह सुन कामुरो गुस्से में हाशिमोतो के पिछवाड़े पर जोर से लात मारती है। बेचारा हाशिमोतो उछलते हुए माफी मांगने लगता है। ये सारा सीन देख बेचारा कितो शर्म के मारे आयानो कोजी से माफी मांगता है। जगह जगह घूमने के बाद और सब सजेशन ठुकराने के बाद कामुरो फाइनली एक कैफे के लिए हाँ बोलती है। शायद हाशिमोतो को हियोरी को ज्यादा ही अच्छी लग रही थी तो वो उसके साथ बैठ जाता है और आयानो कोजी कितो के साथ। यह देख हाशिमोतो कहता है कि ज्यादातर लोग कितो के साथ बैठने पर घबराते हैं। आयानो कोजी कहता है कि उसे ऑलरेडी पता है कितो अच्छा लड़का है। हियोरी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। तुम लोग अपनी आंखें चेक करवाओ, कामुरो कहती है। तो सही में, हाशिमोतो भी कहता है। यह सुन हियोरी कितो को घूरती है और बदले में कितो भी पूरे डरावने अंदाज में उसे घूरता है, पर हियोरी बिल्कुल नहीं डरती। उल्टा कितो बेचारा अपनी आंखें फेर लेता है। सो हाशिमोतो अभी तक मजाक मस्ती कर रहा था, लेकिन अब वो सीरियस हो जाता है। आई थिंक टाइम आ गया है आयानो कोजी तुम्हारी बात सुनने का। यह सुन कामुरो जो इधर उधर देख रही थी वो भी सीरियस होकर बैठ जाती है। इसके साथ ही हाशिमोतो बोलना शुरू करता है। आयानो कोजी, हमें सीधा बताओ, तुम कारुइजावा को छोड़कर अब शीना को डेट करने वाले हो ना, है ना। तुम दोनों प्रैक्टिकली डेट पर हो नहीं। कामुरो हाशिमोतो को गुस्से से पकड़ती है। ओए हाशिमोतो, ये बकवास बातें छोड़, सीधा मुद्दे पे आओ। और ठीक है यार, डराओ मत मुझे कामुरो। ठीक है आयानो कोजी, मुद्दे पर आते हैं। यू नो, हमारी क्लास से तुम्हें लेकर काफी इंटरेस्टेड है। तुम एकेडमिकली अच्छे हो, एथलेटिक हो, इचुनो से तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। ऊपर से तुम रियोन से बिना कोई हेजिटेशन के बात कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम साकाया नागी के साथ फ्रेंडली हो नहीं। सो हमारे लिए ये काफी अनयूजुअल है। यू नो, क्लास बी की प्रोग्रेस के पीछे तुम्हारा हाथ है ना। असली लीडर तुम ही हो ना आयानो कोजी, हाशिमोतो पूछता है। कामुरो और कितो दोनों सीधा बैठकर आयानो कोजी की ओर देखने लगते हैं। आयानो कोजी समझ जाता है कि ये मीटिंग प्लान थी। वो समझ जाता है कि ये सारी कन्वर्सेशन एक बड़े अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ की गई है। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो चाहता था कि वो लोगों की नजरों में आए। उसका यही प्लान था। हाँ, कुछ ज्यादा जल्दी शुरू हो गया, पर कोई बात नहीं। वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने का सोचता है। आयानो कोजी हाशिमोतो की ओर देखता है। असली लीडर, हाँ, और अगर मैं असली लीडर हूँ तो। वाह आयानो कोजी, मुझे लगा था तुम मना कर दोगे या बेवकूफ बनने की एक्टिंग करोगे, पर तुम तो सीधा मान रहे हो। हाशिमोतो कहता है, नहीं, मैंने कुछ एडमिट नहीं किया, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि अगर मैं असली लीडर हुआ तो। आयानो कोजी की बात सुन हाशिमोतो कहता है कि वो तब तक वेट करेगा जब तक उसे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता। सॉलिड प्रूफ, ठीक है, तो फिर शायद मैं वो कहूँ जो तुम सुनना चाहते हो। हाँ, मैं मानता हूँ हाशिमोतो कि मैं ही असली लीडर हूँ। आयानो कोजी की बात सुन हाशिमोतो की स्माइल गायब हो जाती है। ये तो काफी ट्रिकी जवाब है आयानो कोजी, हाशिमोतो कहता है। हाशिमोतो का प्लान था कि वो आयानो कोजी के ऊपर प्रेशर डालेगा जिससे कि उसे कुछ रिएक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ हुआ कुछ उल्टा ही। आयानो कोजी के खुद को लीडर मानने पर हाशिमोतो के लिए ये कंफर्म करना मुश्किल हो गया कि वो सच बोल रहे हैं झूठ, या वो बस होरिकिता को बचाने के लिए उनकी नजर खुद पर डाल रहा है। हाशिमोतो खुद को संभालते हुए कहता है कि उसके कहने का मतलब ये नहीं
नहीं था कि वो असली लीडर है। वो कहना चाहते थे कि आयानोकोजी ही है जो क्लास बी को पीछे से गाइड कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है शीना, तुम आयानोकोजी के बारे में क्या सोचती हो? मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, हाशिमोतो कहता है। हियोरी हाशिमोतो को देखती है और कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम इस इन्फॉर्मेशन का करोगे क्या हाशिमोतो? तुम आयानोकोजी को लेकर थोड़ा फिक्र कर रहे हो ना कि फ्यूचर में क्या होगा? ये सुन हाशिमोतो कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा। ये सुन कामोरो पूछती है कि ये हियोरी किस बारे में बात कर रही है। हाशिमोतो सबसे पूछता है कि क्लास ए से ग्रेजुएट होने के लिए क्या करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है 20 मिलियन पॉइंट सेव करना और क्लास ए में ट्रांसफर होना, पर यह इतना इजी नहीं था। क्लास ट्रांसफर टिकट की बात करें तो उसकी भी टाइम लिमिट थी। यह नहीं था कि कभी भी उस टिकट को यूज कर सकते हैं, या उन क्लासेस की फेवर में रहो जो स्ट्रांग है, ताकि जब वो टॉप पर पहुंचे तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा आइडिया बकवास है कि कोई तुम्हारे लिए 20 मिलियन पॉइंट यूज करेगा। तो फिर क्लास ए से ग्रेजुएट होने का बेस्ट तरीका क्या है? अपनी क्लास के साथ कोऑपरेट करो, हार्डवर्क करो, अपने दुश्मनों को नीचे गिराओ? नहीं, राइट? हाशिमोतो की ये बात सुन हियोरी कहती है कि तुम दूसरी क्लासेस के पावरफुल स्टूडेंट्स अपनी तरफ करने की बात कर रहे हो, राइट? हियोरी की बात सुन हाशिमोतो खुश होता है कि उसने बिल्कुल सही आंसर दिया। दूसरी ओर कामोरो और कितो एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अब रियलाइज हो रहा था कि हियोरी तेज दिमाग वाली लड़की है। हियोरी अपनी बात कंटिन्यू करती है कि हाँ, एक अकेले स्टूडेंट के लिए 20 मिलियन पॉइंट इकट्ठे करना मुश्किल है, लेकिन एक पूरी क्लास के लिए नहीं। अगर क्लास ए मिलकर दूसरी क्लासेस के पावरफुल स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ले आती है, जैसे कि रियोन ने कासुरागी को लेकर किया था, तो फिर क्लास ए अपने राइवल्स को खत्म करने के साथ साथ और भी पावरफुल बन सकती है। हियोरी की यह बात सुन हाशिमोतो खुशी से आयानोकोजी को कहता है कि वो उन्हें अपनी पावर प्रूव करे, तो फिर क्लास ए उसे अपनी क्लास में रिक्रूट कर लेगी। इससे तुम्हारा ही फायदा है आयानोकोजी। हाशिमोतो की यह बात सुन कामोरो कहती है कि क्या साकाया नागी आयानोकोजी को अपनी क्लास में शामिल करेगी? हाशिमोतो को लगता है कि साकाया नागी मान जाएगी, लेकिन इससे पहले वो आयानोकोजी से उसकी राय पूछता है। आयानोकोजी कहता है कि अगर उसे ऐसा कोई ऑफर मिलेगा तो उसके लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। आयानोकोजी की बात सुन हाशिमोतो खुश हो जाता है कि चलो, आयानोकोजी के एंड से तो कोई रिजेक्शन नहीं है। लेकिन कामोरो गुस्सा हो जाती है ये देखकर कि हाशिमोतो उससे बिना कुछ पूछे बस अपनी मर्जी कर रहा था। वो ना कितो से ना उससे कुछ डिस्कस कर रहा था। ये देखकर कामोरो गुस्से में वहां से चले जाती है, लेकिन कितो उसे मनाकर वापस ले आता है। पर इसके बाद बात ठंडी पड़ जाती है और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब हियोरी और आयानोकोजी फाइनली अकेले थे। आयानोकोजी को लग रहा था कि शायद ये हाशिमोतो के चक्कर में हियोरी को अच्छा नहीं लगा होगा, या वो अपना टाइम एंजॉय नहीं कर पाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हियोरी काफी खुश थी क्लास ए के स्टूडेंट से मिलकर। सो अगर हियोरी खुश थी तो आयानोकोजी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एनीवे, कुछ देर चुपचाप रहने के बाद हियोरी नर्वस होकर आयानोकोजी को बताती है कि जो बुक उसने एज ए गिफ्ट दी थी वो बुक उसके पापा ने लिखी है, शीना कासुमी। ये मेरे पापा का नाम है। हियोरी कहती है, सो तुम अपने पापा पर गई हो? हाँ, तुम दोनों को बुक्स पसंद हैं, आयानोकोजी कहता है। ये सुन हियोरी कहती है कि मैंने अपने पापा के राइटर होने के बारे में किसी से बात नहीं की है। वेल, मेरी हॉबी शेयर करने वाले मेरे कोई दोस्त नहीं थे शायद इसलिए, पर मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी आयानोकोजी। ये कहकर वो थोड़ी देर चुप होती है और फिर पूछती है कि उसे क्या लगता है कि आने वाली बैटल का रिजल्ट क्या होगा। हियोरी का सवाल सुन आयानोकोजी कहता है कि रियोन और साकाया नागी के बीच में होने वाली फाइट के रिजल्ट का असर काफी बड़ा होगा। अगर साकाया नागी ये बैटल जीत जाती है तो उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर रियोन जीतता है तो वेल, ये सबके लिए अच्छा होगा। आयानोकोजी के अकॉर्डिंग उसे इचिनोसे और होरिकिता के बैटल के रिलेटेड कोई टेंशन नहीं थी। उन दोनों में से चाहे कोई भी जीते उसे फर्क नहीं पड़ता था, पर अगर रियोन हार जाता है तो हियोरी की क्लास का जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वेल, ये सुन हियोरी कहती है कि वो चाहे दूसरी क्लासेस में है और एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, पर आई होप हम सब एक साथ ग्रेजुएट हों। हियोरी की बात सुन आयानोकोजी सोचता है कि उन्हें नहीं पता कि कौन सी क्लास ए से ग्रेजुएट होगी। वो एक दूसरे के साथ कम्पीट तो कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट से नफरत करनी चाहिए। चाहे तुम क्लास सी या क्लास डी से ग्रेजुएट हो, हर कोई यही चाहेगा कि वो अपने फ्रेंड्स या लवर या बेस्ट फ्रेंड के साथ ग्रेजुएट हो। आयानोकोजी ढलते सूरज के बीच खड़ी हियोरी की स्माइल देखकर उसके साथ अपने रास्ते चलने लगता है। यार, सबसे पहले तो मैं तुम लोग से माफ़ी मांगता हूँ और फिर थैंक यू बोलता हूँ। सॉरी इसलिए कि मैं 2 महीने गायब रहा, 3 ही लगा लो। भाई क्या करूँ यार, लाइफ जब डंडे मारती है ना, मस्त तेल लगाकर मारती है। बस कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रहती है यार। अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ, वो बस जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाने में लगा देता हूँ। सो इस मंथ भी काफ़ी बिजी हूँ, पर जब भी टाइम लगेगा मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड थैंक यू इसलिए कि भाई अब तक टिके हो तुम लोग। आई मीन अब तक तो कितने लोगों ने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली होगी या फिर
फिर खुद ही लाइट नॉवल पढ़ ली होगी नहीं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। बस ग्रेटफुल हूँ यार कि तुम लोग मैसेज कर देते हो या मेरे चैनल पर नज़र रखते हो। बस इसी वजह से मैंने शायद चैनल बंद नहीं किया। एनीवे, मैंने सुना है कि थर्ड ईयर की नेक्स्ट वॉल्यूम 25 मई को रिलीज हो रही है। मैं कोई प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, पर आई होप मैं एटलीस्ट सेकंड ईयर तो कवर कर पाऊँ। तो ये 9.5 वॉल्यूम तो खत्म हो गई। कैसी लगी तुम लोगों को ये वॉल्यूम? कारुइजावा वाला सीन तो भाई खत्म है। अब तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। भाई साहब को कुछ फील ही नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। पर हियोरी की रेटिंग बढ़ रही है, इतना तो क्लियर है कि वो हियोरी को डिफरेंट ट्रीट करता है बाकी सबसे। बस उसे ये नहीं पता इस फीलिंग को कहते क्या है। बस अब ये बंदा उस बेचारी पर एक्सपेरिमेंट ना करे यार। अच्छा, वैसे तुम लोगों को नॉवल या मेरी वीडियो रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में अपने सवाल डाल दिया करो। मैं अगली वीडियो में तुम लोगों को उसके आंसर दूंगा। एक अलग से सेगमेंट बन जाएगा वीडियो में। चलो, अपने सवाल पूछना और फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।